हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 या फिर क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है। अगर क्योंकि साइंस में आपका, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाता है। अगर एक एक सब्जेक्ट करके बांटे, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने पहला जैव प्रक्रम अपलोड कर दिया है, जाके अच्छा सा नोट्स देख ले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ स्कूल की नोट्स पूरा क्लियर करा देगा। आपको स्कूल का टेंशन नहीं लेना है, पूरा आप एक ही वीडियो को देखकर बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों, और हर एक पॉइंट को कवर किया गया है जो कि आपके बोर्ड में आए। ओके, पूरा पूरा एनसीईआरटी ही ओरिएंटेड आपको दे रहे हैं। एनसीईआरटी के बेस्ड पर जो है, उसी के बेस्ड पर आपको पूरा पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है अध्याय 2 जीव विज्ञान का, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नियंत्रण क्या होता है, आखिर ये नियंत्रण है क्या। तो जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण कहते हैं। मतलब जो जीव होता है उसमें अगर बात करें तो बाह्य मतलब कि बाहर की ओर, भीतरी मतलब कि अंदर की ओर, वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। अब आता है समन्वय। ये समन्वय क्या होता है, तो जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रक्रियाओं को समन्वय कहते हैं। समन्वय क्या होता है, याद रखना, जीवों में बाह्य एवं भीतरी वातावरण के बीच सामान्य स्थिति बनाए रखने की जो प्रक्रियाओं को ही समन्वय कहते हैं। यहाँ पे संतुलन बनाए रखने की क्षमता हो गया, और यहाँ पे सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रक्रिया। तो दोनों का परिभाषा एक ही है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया। अब आता है तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके बारे में आपके बोर्ड में आ जाता है, तो आप अच्छे से लिख के आइएगा। सबसे पहले जानते हैं तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक क्या है, तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, तथा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बने होते हैं। जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक से होता है और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन के बारे में बता भी दिए थे आपको कल, जो अध्याय 1 है उसमें आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। अब आती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना क्या है, तो तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक ही नाम है। तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल व सबसे लंबी, लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है, और इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कोशिका काय या साइटोन, दूसरा होता है डेड्रॉन्स, तीसरा होता है एक्सॉन। तो अगर देखें तो जो तंत्रिका कोशिका होती है यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, पहला होती है कोशिका काय या साइटोन, दूसरा होता है डेड्रॉन्स, और तीसरा होता है एक्सॉन। अब आपका आता है कोशिका काय। ये कोशिका काय क्या होती है, तो यह तंत्रिका कोशिका का एक प्रमुख अंग है या भाग है। जो कोशिका काय होता है यह किसका भाग है, तो यह तंत्रिका कोशिका का एक क्या है, भाग है, जिसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक तथा इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है।
अगर इसमें देखें कोशिका काय में, तो इसमें एक बहुत बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है, तथा इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है या स्थित होता है, जिसमें प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं जिसे निसिल्स कण कहते हैं। और इसी में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं और इन्हीं को हम लोग निसिल्स कण कहते हैं। दूसरा आता है आपका डेड्रांस या डेड्राइट्स। तो डेड्रांस क्या होता है, कोशिका काय से अनेक प्रवर्धक निकले रहते हैं जिन्हें डेड्रॉन्स कहते हैं। प्रत्येक डेड्रॉन से भी पतले प्रवर्धक निकले रहते हैं जिन्हें डेड्रॉइड्स कहते हैं। अब तीसरा आता है एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या होता है, तो कोशिका काय से न्यूरिलेमा नामक झिल्ली में बंद लंबा व समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्धक निकलता है जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तो बात समझ में आया, एक्सॉन किसे कहते हैं, तो अगर वहां पे आ जाए तो उसको अच्छे से करके आना है। अब आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। तो कशेरुकी में जैसे क्या आता है, आपका मनुष्य आता है। मनुष्य में कौन कौन आता है, नर और मादा, यानी मेल और फीमेल। तो कशेरुकियों जैसे मनुष्य आदि में इसे 3 भागों में बांटा गया, यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है यह मनुष्यों में 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा रुवायक तंत्रिका तंत्र। तो पहला आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, इसे 2 भागों में बांटे हैं। यह पृष्ठीय तथा नलिकाकार होता है। यह कैसा होता है, पृष्ठीय एवं नलिकाकार होता है और उसके 2 प्रमुख भाग हैं। पहला क्या है, मस्तिष्क, दूसरा क्या है, मेरु रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, तो यह हमारा पृष्ठीय तथा नलिकाकार होता है और इसे 2 भागों में बांटे हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरु रज्जु। अब पहला देखेंगे मस्तिष्क। ये मस्तिष्क क्या है, या फिर अब जानेंगे हम लोग मस्तिष्क की संरचना, यानी कि ब्रेन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी मस्तिष्क की संरचना तथा मस्तिष्क का कार्य। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क होता क्या है। तो खोपड़ी के कपाल में बंद मेरु रज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क तो आप लोग ने देखे होंगे, ब्रेन तो देखे होंगे। जो खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। इसका औसतन भार जो होता है ब्रेन का, वो 1300 से 1900 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। 1400 1900 नहीं है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। यह 3 मस्तिष्का वर्ण झिल्लियों द्वारा ढका होता है। मस्तिष्क देखें तो कितने झिल्लियों द्वारा ढका होता है, 3। पहला ड्यूरामेटर, दूसरा एरेक्नाइट और तीसरा पायामेटर। और इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कि पायामेटर में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क क्या होता है, तो यह मस्तिष्क का प्रमुख लगभग 2/3 भाग बनता है। यह भी 2 भागों का बना होता है। पहला सेरिब्रम और दूसरा डाइएनसीफेलॉन। तो पहला है सेरिब्रम, तो इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और यह 2 गोलार्धों का बना होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्धों में 3 गहरी दरारें होती है। दूसरा है डाइएनसीफेलॉन। तो डाइएनसीफेलॉन क्या होता है, इस भाग से पिनियन काय तथा पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है, जो कि थैलेमस व हाइपोथैलेमस इसी के भाग होते हैं।
दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मिड ब्रेन। तो यह भी दो भागों का बना होता है। पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो 4 ठोस पिंडों का बना होता है, और दूसरा सेरिब्रम पिंडकल जो जंतुओं का बना होता है। अब आपका आता है पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क क्या होता है? तो यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क से छोटा तथा 2 भागों सेरिब्रम व मेड्यूला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पश्च मस्तिष्क किससे किससे बना होता है? सेरिब्रम व मेड्यूला ऑब्लांगेटा का बना होता है। अब आता है आपका मस्तिष्क पुच्छ। तो यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का पिछला तथा बेलनाकार भाग होता है। कौन? मस्तिष्क पुच्छ। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हेडिंग है मेरुरज्जु संरचना तथा कार्य, यानी मेरुरज्जु का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु क्या होती है? आपको सीधा बता देना है कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक क्या है? फैला है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। ओके, अगला यहाँ पे है मेरुरज्जु के कार्य, यानी जो मेरुरज्जु है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। जो मेरुरज्जु है इसका कार्य क्या होता है? जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसका यह मुख्य केंद्र होता है। दूसरा, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को कौन संतुलित करती है? मेरुरज्जु करती है। मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करती है। मेरुरज्जु का कार्य होता है जो कि मस्तिष्क में जा रही है और मस्तिष्क से आ रही है जो प्रेरणाएं हैं उनको क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है, यानी कि रास्ता देती है। अगला है यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण मुख्यतः मस्तिष्क में होता है, और ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे दैनिक जीवन में अपने आप होती हैं उसे प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, या फिर वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अगला, इन पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। किस पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मेरुरज्जु का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अगला है पादप हार्मोन। ये पादप हार्मोन क्या है? यानी प्लांट हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग देखें तो सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने 1906 ईस्वी में किया था। तो स्टर्लिंग ने कब किया था हार्मोन शब्द का प्रयोग? 1906 ईस्वी में किया था। अब आता है पादप हार्मोन्स के मुख्य विशेषताएं, यानी पादप हार्मोन्स के क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो यह जड़, तना एवं कलिका के शीर्षस्थ विभोज्य तक से बनते हैं। पौधे में इनका निष्कर्षण किया जाता है। ये पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं।
और क्या करते हैं, ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। कौन? पादप हार्मोन्स। ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशाली होते हैं। कौन अति अल्प मात्रा में प्रभावशाली होता है? पादप हार्मोन्स। तो ये पादप हार्मोन्स के प्रमुख विशेषताएं हैं। अब है पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण, यानी कि पादप हार्मोन्स को कितने भागों में बांटा गया है, उसका क्या क्या वर्गीकरण है। तो ये निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला होता है वृद्धि सहायक हार्मोन्स और दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन्स। तो ये पौधों की वृद्धि दर बढ़ाते हैं। जो वृद्धि सहायक हार्मोन्स होते हैं, यह पौधों की वृद्धि दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। और दूसरा है वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो ये पौधों की वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे कि एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। अब है आपका पहला, इसमें जानेंगे वृद्धि सहायक हार्मोन्स। पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगला यहाँ पे वृद्धि सहायक हार्मोन्स। तो पहला है इसमें ऑक्सीन्स। तो ये ऑक्सीन्स क्या है? ऑक्सीन्स क्या है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। जो ऑक्सीन्स है, यह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। ये पौधे को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब है ऑक्सीन्स के उपयोग। तो ऑक्सीन्स के क्या क्या उपयोग हैं? तो ये पौधे की अनुवर्तनी या फिर ऑक्सीन भी इसको कहा जाता है, अनुवर्तनी गतियों पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा, गुलाब आदि पौधों की कलम के निचले सिरे पर ऑक्सीन लगाने से जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं। और बीज रहित फलों जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि के निर्माण में ऑक्सीन्स का प्रयोग होता है। अब दूसरा आता है वृद्धि सहायक हार्मोन्स में जिबरेलिन। ये जिबरेलिन क्या है? ये हार्मोन्स पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करता है? जिबरेलिन। अगला यहाँ पे जिबरेलिन का उपयोग, यानी जिबरेलिन का क्या क्या उपयोग है। तो ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा बिना निषेचन बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला, इनके प्रयोगों द्वारा बीजों में प्रसुप्ति काल को कम किया जा सकता है। अगला है यहाँ पे वृद्धि रोधक हार्मोन्स। ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स क्या है? तो एब्सिसिक अम्ल, पहला है एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि रोधक हार्मोन्स में आता है। तो यह वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है। यह कोशिका विभाजन क्या करता है? रोकता है, क्योंकि कोशिका विभाजन से कोई ना कोई नए चीज का निर्माण होता है, और जब वही रुक जाएगा तो वहां पे वृद्धि नहीं होगी। अगला है यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल के कार्य। तो यह कोशिका विभाजन एवं कोशिकाओं को लंबा होने से रोकता है। दूसरा, यह पौधों में पुष्पन को रोकता है। तीसरा, यह आलू के कंद बनाने में क्या होता है? सहायक है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका एथिलीन। ये एथिलीन क्या है? यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो प्राकृतिक रूप में गैसीय अवस्था में होता है और इसकी खोज बर्ग ने की थी। एथिलीन क्या है हमारा? यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो प्राकृतिक रूप में गैसीय अवस्था में होता है और इसकी खोज बर्ग ने की थी। किसकी खोज बर्ग ने की थी? एथिलीन की। अब है एथिलीन के कार्य। तो यह पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। कौन रोकता है? एथिलीन रोकता है। यह पुष्पन को कम करता है, किंतु अन्ननाश में पुष्पन को बढ़ाता है। यह पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। कौन विलगन को तीव्र करता है? एथिलीन तीव्र करता है। अब आपका आता है मनुष्य में
अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला क्या है? पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? यह एक छोटे आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के अधर तल तक हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। दूसरी, इस ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन्स का स्रावण होता है। तीसरा, ग्रंथि के पिछले पिंड से 2 हार्मोन्स, अगले पिंड से लगभग 11 हार्मोन्स तथा मुख्य पिंड से केवल इंटरमीडियन नामक हार्मोन्स का क्या होता है? स्राव होता है। अगला है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको डिटेल में। तो पहला जो होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिन। यह ऊतकों तथा हड्डी की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। तो यह अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। अगला यहाँ पे थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। तो यह थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या करता है? थायराइड को उत्तेजित करता है। अब आपका आता है थायराइड ग्रंथि। तो गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र के संयोग स्थल के अधर पार्श्व तल पर पाए जाने वाले गुलाबी रंग की यह ग्रंथि एच आकार की या तितली के आकार की होती है। इसी के हम लोग क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करती है? स्रावित करती है। अगला है तथा और क्या होता है इसका कार्य? बच्चों में इस ग्रंथि की अल्प क्रिया से क्रेटिनिज्म तथा बड़ों में मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। तीसरा आता है पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथियां संख्या में 4 यानी कि 2 जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी में 2 तो 2 जोड़ी में 4। ये थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर धसी रहती हैं। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन्स की कमी से रुधिर व ईसीएफ में हाइपोकैल्सीमिया तथा हाइपरफास्फेटेनिमा स्थित होता है, जिससे दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है थायराइड ग्रंथियों से। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। ये अधिवृक्क ग्रंथि क्या है? ग्रंथि तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर एक सिकुड़ी हुई छोटी सी एवं टोपी के आकार की अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि की बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेड्यूला कहलाता है। कॉर्टेक्स भाग में निर्मित कार्टिसोन हार्मोन्स की कमी के कारण भूख कम हो जाती है तथा गठिया रोग हो जाता है। किसमें? अधिवृक्क ग्रंथि में। अगला है थायमस ग्रंथि। तो यह ग्रंथि गुलाबी रंग की चपटी व द्विपालित होती है। यह वक्ष भाग के मध्य हृदय के ठीक आगे स्थित होता है। कौन? थाइमस ग्रंथि। और यह ग्रंथि नवजात शिशुओं में प्रतिरक्षी तंत्र की भांति कार्य करती है। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों, मानव में मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या क्या है? तो पहला आता है अग्नाशय। तो मनुष्य की उदर गुहा में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी अग्नाशय नामक एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं और इसमें 3 प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है अल्फा कोशिकाएं। तो ये ग्लूकैगॉन हार्मोन्स का स्राव करती हैं।
ये कोशिकाएं रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर इस हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। कौन? अल्फा कोशिकाएं। यह हार्मोन्स यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जो रुधिर में पहुंचकर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? सामान्य बनाता है। अगला है बीटा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इंसुलिन रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में उपापचय करके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती हैं और ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा इसमें जो कोशिकाएं आती हैं वो आती हैं डेल्टा कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं वृद्धि रोधक हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन के स्रावण को क्या करती हैं? रोकती हैं। अगला है मनुष्य में अंतःस्रावी संरचनाएं। तो अंतःस्रावी संरचना में पहला आता है वृषण यानी टेस्टिस। तो वृषणों में अंतराल या लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करती है? स्राव करती हैं। ये हार्मोन शुक्राणुओं की परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करते हैं? विकास करते हैं। यह हार्मोन्स जननांगों के विकास तथा शुक्राणु जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आता है ओवरीज, अंडाशय। तो ओवरीज से निम्नलिखित 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला क्या होता है? एस्ट्रोजन्स। तो यह फीमेल विकास हार्मोन्स भी कहलाता है, यानी नारी विकास हार्मोन्स कहलाता है। यह हार्मोन्स ग्राफिकन पुटिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये फीमेल के प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला आता है आपका, वो क्या आता है हार्मोन्स में? प्रोजेस्टेरॉन। तो इस हार्मोन्स का स्रावण अंडाशय में उपस्थित कॉपर्स ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है। यह ग्रंथि अंडोत्सर्ग के बाद प्रत्येक ग्राफियन पुटिका से विकसित होता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य गर्भाशय को गर्भाधारण करने के लिए तैयार करना होता है। अब आता है यहाँ पे रिलैक्सिन। तो यह भी कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। इसका कार्य शिशु जन्म को सुगम बनाना है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों है आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th बायोलॉजी का। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े हैं? पूरा वो पढ़े हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय। बस आप यही पढ़ के चले जाना, इतना आप लोग नोट्स बना लीजिए। आपका स्कूल कॉलेज कभी काटेगा नहीं। जी हाँ, हम एनसीईआरटी पर ही लेके आए हैं। बस यही पढ़ के जाना, इतने में आपका सब चीज़ कवर हो जाएगा, यहाँ तक बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाएगा। तो इसको नोट्स बना लीजिए। ऐसे नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं। एसकेएम स्टडी से इंस्टाग्राम चलता है और एसकेएम स्टडी से टेलीग्राम भी है, वहाँ पे आपको हम नोट्स सेंड करते रहते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।